पिछली क्लास में हमने स्वर का अध्ययन किया था। इसमें हम व्यंजनों का अध्ययन करते हैं। हमने वर्णमाला में पढ़ा था कि 52 अक्षर होते हैं, जिसमें से आपके 41 क्या है व्यंजन है और स्वर कितने हैं आपके 11। तो 41 जो आपके व्यंजन हैं उसमें से 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं, एक अनुसार होता है और एक विसर्ग। इस तरीके से आपकी व्यंजनों का वर्गीकरण है, जिसमें हम सबसे पहले स्पर्श व्यंजन है उनको देखते हैं। वे व्यंजन जिनमें मुख्यतः जिनके उच्चारण में आप कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ एवं जीव के स्पर्श से किया जाता है जिनका उच्चारण, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण मुख्यतः किससे करते हैं हम, जीभ से, ओष्ठ से, दांत से, मूर्धन्य से, तालु से, कंठ से, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन आप क से लेकर के म तक लिखें लगातार, ठीक है। ये आपके 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। तो क ख ग घ ड़, च छ ज झ य, ट ठ ड ड़, ट ठ ड ड़, ठीक, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब हम क्या करेंगे, जो आपके 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है, इनमें हम मुख्य देखेंगे जो आपका क वर्ग है इसे हम बोलते हैं कंठ से। च वर्ग है इसे बोला जाता है आपका तालु से, तालव्य, ठीक है। ट वर्ग है इसे बोलते हैं मूर्धन्य से। त वर्ग को बोलते हैं हम दंत से, और प वर्ग को किससे बनते हैं, इसे हम ओष्ठ से बोला जाता है। जैसे आपका ख है, ग है, घ है, तो यदि आपका प्रश्न पूछा जाता है कि ग, जो आपका ग व्यंजन है इसका उच्चारण किससे किया जाता है, तो आप उसमें प्रश्न का उत्तर लाएंगे कंठ। प्रश्न पूछा जाए कि ठ व्यंजन ठ है, इसका उच्चारण मुंह के किस भाग से किया जाता है, या अर्थात किस से किया, तो आप कहेंगे इसे मूर्धन्य है। ये ठ क्या है आपका मूर्धन्य, और न क्या है आपका दंत, ब क्या है ओष्ठ है जी, फ क्या है ये भी ओष्ठ है, ठीक है। तो इन सब को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। आप पहले तो आप इन सबको लगातार लिखेंगे का से लेकर माँ तक, ठीक है। तो उसमें क्या आपको खाली याद रखना है उसको पहली लाइन, क च ट त प, अर्थात पहले क आता है, फिर च आता है, फिर टा आता है, फिर ता आता है, फिर पा आता है, और इन सब का पहला पहला अक्षर। एक आता है, आपने एक अलग लैंग्वेज में सुना होगा कंटाप, अर्थात कहते हैं किसी की गाल पे मारना, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कंताम दव, ठीक है। जैसे इसमें है आपका कंताम दव, ऊपर क्या है आपका कचट कचट तब, तो ये तो आपने इसमें से वैसे ही मिली लिखी लोगे। अब इसको आप इससे मिला लोगे तो आपको क्या 25 शब्द आपको याद हो गए कि अर्थात क वर्ग को किससे बोलते हैं कंठ से, च वर्ग को किससे बोलते हैं तालु से, ट वर्ग को किससे मूर्धन्य से, त वर्ग को दंत से, और प वर्ग को ओष्ठ से, ठीक है। मैं आपको तालु, मूर्धा और कंठ ये आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो में दोबारा फिर बता देता हूँ। कंठ अर्थात जो मुंह के जो गर्दन की जो जगह है इसको बोलते हैं हम कंठ, जहाँ से हमारी अ, बड़ा आ ध्वनि जैसी ध्वनियाँ निकलती हैं, ये दोनों भी आपके कंठ हैं। जैसे क है तो क, ख, ग, घ, ड़, ये सब किससे निकल रही हैं कंठ से। अब जैसे आपको मूर्धा है तो ट, ठ, ड, तो ये आप देख रहे होंगे, ये आपकी जो नासिका है, ये वाली देखिए आप पोर्सन, जो नासिका है उसके जस्ट ऊपर वाला एरिया है, वहां तक आपकी जीभ हल्की सी टच करती है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मूर्धान, ठीक है। और जो वाला ये वाला एरिया आपका अर्थात जीभ के जो, जैसे आपके यहाँ पर नासिका आता है, यहाँ पर नासिका का छेद होता है यहाँ पे, तो इसके जो पास वाला एरिया है इसको बोलते हैं तालव्य। जैसे च, छ, ज, झ, ड़, च छ ज झ य, ये आपका य है, ठीक है। ये इसे हम तालु से बोलते हैं इन सबको। अब हम
स्पर्श व्यंजन सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं मेनली अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, य, र, ल, व। ये वेरी इंपोर्टेंट, ठीक, अधिकतर पेपरों में पूछे जाते हैं जी। जो आपका चैप्टर चल रहा है वो काफ़ी इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर एक पेपर में, चाहे आपका वीडियो का पेपर हो, चाहे आपका लेखपाल का पेपर हो, चाहे आपका यूपीएसआई का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, सभी में कुछ न कुछ प्रश्न आते ही हैं। अर्थात यूपी के तो ज़्यादातर पेपरों में जिनमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, इस चैप्टर से प्रश्न आते ही हैं। तो अंतस्थ व्यंजन हम समझेंगे क्या है आपके, य, र, ल, व, ठीक है। ये चारों ही आपके अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ऐसे तीनों सा, सा सल्यम, सा षटकोण, सा सपेरा और हा हल, ठीक है। तीनों सा और हा, ये सब क्या आपके ऊष्म व्यंजन अर्थात गर्मी वाले, इनसे क्या एकदम गर्मी से पैदा होती है इन व्यंजनों से, ठीक। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं आपके, तो क्षेत्र ज्ञा, 3 तो आपने याद ही हो गया आपको, एकदम श्रावर है, ठीक है। ये जो आपके व्यंजन है वो किससे मिलकर बने हैं, ये क्षेत्रीय, तो आधा क नीचे हलंत का के नीचे, ठीक है, प्लस ये आपका सा षटकोण वाला, ठीक। तातुलशूल में क्या है आपका आधा त धन र, और ज्ञागानी में क्या आपका आधा ज और य, और श्र में आधा श सल्यम वाला प्लस रा, इनसे मिलकर के सेंटेंस, ये जो आपके वर्ण हैं इनका निर्माण होता है। अक्सर पेपरों में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा। अब देखिए एक है आपका कौन सा, द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन आपके 2 हैं ये, ड और ड़। इसमें देखो नीचे बिंदी लगी हुई है, और इससे पहले आपके ने जो क के साथ में पढ़ा था, इसमें आपके यहाँ बिंदी लगी हुई नहीं, इधर साइड में। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब अनुस्वार क्या होता है आपका, अनुस्वार है आपका अंकी बिंदी, जैसे पंकज, तो अर्थात आपने अंग सुना है ना, अंग, यही आपका अनुस्वार कहलाता है। पंकज, तो यहाँ पे हमने जो बिंदी यूज कर रहे हैं ये अनुस्वार है। विसर्ग क्या आपका प्रात है, तो अर्थात जो 2 बिंदी पीछे लग रही हैं जो, यही आपका क्या है, यही विसर्ग है, ठीक। जैसे अंग है, ये विसर्ग है, तो आपका ये अनुस्वार हो गया, आपका ये विसर्ग हो गया। तो आपने व्यंजनों के सभी प्रकार इसमें देख लिए। अब नोट में हम कुछ चीज़ें और देखते हैं। आपने यहाँ तक की चीज़ें तो पहले देख ही ली थी, का से माँ तक कि इनको किस किस जगह से बोला जाता है। अब रह गया आपका जैसे यर लव है, तीनों सा हैं, ठीक है, हा है, तो इसको किस किस एरिया से बोला जाता है, तो देखते हैं हम। तालव्य, तो सा सल्यम और य, ठीक, इन दोनों को बोलते हैं हम तालव्य से। जैसे आपने देखा होगा जो भीष्म पितामह हैं उनको सैया पर रखा गया था, तो स और ये दोनों को किससे बोलते हैं हम, तालव्य से, ठीक है। आप ऐसे शब्दों को जॉइंट करके भी याद रख सकते हैं, सैया तालव्य, ठीक है। तो श भी आगे, य भी आगे, इन दोनों को हम किससे बोलते हैं, तालव्य से। और र, स, ल, इन तीनों को बोलते हैं हम वर्ष, दंत प्लस मसूड़ा, अर्थात दांत और मसूड़ा दोनों के कॉम्बिनेशन से इन अक्षरों को बोला जाता है, जो वर्ण है जी, रा, स, ले, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि रस ले लीजिए, रस, रस, गन्ना का रस ले लीजिए, तो रस ले, तो र, स, ल, ये 3 आ गया, ठीक है। 3 सेंटेंस है, ये तीनों वर्ण हैं, इनको हम किससे बोलते हैं, वर्त से, अर्थात दंत प्लस मसूड़ा से। जो आपका वाह वकील है, इसको बोलते हैं दंत ओष्ठ से, अर्थात दंत प्लस ओष्ठ। वेरी इंपोर्टेंट, ये अधिकतर पेपरों में जी पूछा गया है। एक आपका सा सल्यम, सल्यम षटकोण है, ये षटकोण है, ठीक। ये किससे हम बोलते हैं, मूर्धन्य से, ठीक है। हा हल, ये आपका स्वरयंत्री है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ थोड़े से नोट्स और देख लेते हैं। जो आपका अंग से अंगूर और बड़ी अंग खाली, ये दोनों, अर्थात एक आपका क्या है, एक विसर्ग है, और दूसरा क्या है आपका, एक अनुस्वार है, ठीक है। तो आपका ये अनुस्वार है और ये क्या है आपका विसर्ग, ठीक है। तो ये दोनों ही आप क्या है, दोनों के दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। उच्चित व्यंजन कौन से आपके, ड़, डाड़लिया और डाढ़कन, ठीक है, जो नीचे बिंदी लगी हुई है, जैसे जिन्हें अभी हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था, ठीक है। इन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ये देखिए द्विगुण व्यंजन, ठीक है। और यहाँ पे हमने इन्हें अभी देख लेते हैं उच्चित व्यंजन, ठीक है। अब
पार्श्विक व्यंजन ल, इसको हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। रा को हम क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। अनुनासिक अर्थात जो नाक से बोले जाते हैं मेनली, ण, य, ण, न, म। इसमें क्या था, आप देखें नाक को बंद करके आप इन सब शब्दों को सही तरीके से नहीं बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे आगत व्यंजन, अर्थात आई हुए ज, फ, इनमें तो नुक्ता लगा हुआ है, ये ज के नीचे और फ के नीचे भी, ठीक है। अब अनुस्वार और अनुनासिक को एक बार और देख लेते हैं। अनुस्वार में क्या, नाक से अधिक और मुंह से कम सांस निकलने पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं या कोई वर्ण बोल रहे हैं जिसमें नाक से अधिक हवा निकले, नाक से अधिक सांस निकले और मुंह से कम, तो हम क्या उस पर चंद बिंदी लाएंगे खाली, जैसे पंकज। इसमें क्या है, आपकी नाक से अधिक लिख रही है और मुंह से कम सांस निकलती है, ठीक है। और एक आपने पढ़ा से गांव, ठीक है, जब नाक से कम निकले और मुंह से अधिक, गांव, ठीक है, तो आप देखेंगे मुंह से ज्यादा आवाज निकल रही है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें क्या निकाले हैं, चंद्रबिंदी, ठीक है। आप देखेंगे इसमें हंस, दंत, रंजक, वांछनीय, पंकज, इन सब में क्या आपका नाक से अधिक सांस निकलती है। और दूसरा आपका अनुनासिक, इसमें नाक से कम और मुंह से अधिक मात्रा में सांस निकलने पर लगाया जाता है, जैसे आंगन, पांच, गांधी जी, पहुंच, गांव। नेक्स्ट, अब हम व्यंजनों का एक प्रकार और देखते हैं। व्यंजन मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। जो हम व्यंजनों का प्रकार देख रहे हैं, ये वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, अर्थात कितनी वायु निकल रही है। अब जैसे जो कोई भी व्यंजन है जिनके उच्चारण में फेफड़ों से जो निकलने वाली वायु की मात्रा यदि वो कम है तो अल्प प्राण है। इसके नाम से ही हम देख पा रहे हैं, अल्प मतलब कम, प्राण, प्राण मतलब वायु, जिनमें आपकी अल्प प्राण निकले, अर्थात जिनमें हमारे फेफड़ों से वायु की मात्रा क्या कम निकले, ठीक है। तो हम क्या है, ऐसे व्यंजनों को बोलते हैं अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। और महाप्राण, जिन व्यंजनों को उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु, श्वास या फिर प्राण, इनकी मात्रा अधिक होती है। जब आपके फेफड़ों से जो श्वास निकली, वायु निकली, उसकी मात्रा अधिक होगी तो हम उन्हें कहेंगे महाप्राण व्यंजन। देखिए मैंने इसमें क्रम रखा है इन्हें, क से लेकर माँ तक, क ख ग घ ड़ च छ ज झ य ट ठ ड ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो इसमें आप जो नीले रंग से देख रहे हैं ये अल्प प्राण है और लाल से क्या है, महाप्राण। यदि आपको उनको कॉलम करते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 3 5, ठीक है। ऐसा आप ऐसा एक करके एक छोड़ भी सकते हैं। तो जो पहला, तीसरा, पांचवा, ये सब क्या है, अल्प प्राण है। तो इसके बाद में नीचे यरलव है, ये भी अल्प प्राण में आते हैं। और जो रह गए शेष, ठीक है, दूसरा चौथा कॉलम और तीनों सा और हा, ये आते हैं आपके महाप्राण में। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अल्प प्राण में क्या है, 1 3 5, अर्थात पहली रो, तीसरी रो, पांचवी रो और अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। महाप्राण में दूसरी रो, चौथी रो और ऊष्म व्यंजन, अर्थात तीनों सा और हा। अब हम अल्प प्राण महाप्राण को भी पढ़ चुके हैं। अब हम एक चीज को और देखते हैं, जिसके बाद हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये वर्णों का एक प्रकार है स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर। जैसे कोई भी हम वर्ण बोल रहे हैं, चाहे वो स्वर बोलें, व्यंजन बोलें, तो कंपन के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। कंपन के आधार पर हम मेनली दो प्रकार के होते हैं, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कोई कंपन पैदा नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें सिर्फ श्वास का प्रयोग होता है, ठीक। अर्थात आप कोई भी वर्ण बोल रहे हैं जिसमें आपका कंपन पैदा नहीं हो रहा है तो हम उससे कहेंगे अघोष, और जिनमें आपके उच्चारण में कंपन पैदा होता है उन्हें कहते हैं हम सघोष वर्ण, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम दोबारा से देखते हैं। अब मैंने एक क से लेकर माँ तक लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जो पहली रो है, दूसरी रो है, ये आपकी अघोष में आ जाती है, ठीक है। और तीसरी, चौथी, पांचवी है,
ये तीनों रो आती हैं आपकी सघोष में, क्योंकि पहली और दूसरी है, इनमें आपका कंपन पैदा नहीं होता। क ख ग, तो ग में क्या आपका मिली कंपन पैदा हो रहा है। घ, तो घ में क्या कंपन पैदा हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे आप च, छ, ज, झ। ठीक, इनमें क्या मिली ज, झ में क्या आपका कंपन सा पैदा होता है। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो अघोष वर्ण में क्या आपका पहला और दूसरा रो, ठीक है, और तीनों सा, लेकिन इसमें हार नहीं है। एक बार आप ये विशेष रूप से देखेंगे, मैंने इसको रेड किया हुआ है, मेनली अक्सर हा ही पूछा जाता है। ठीक है, और सघोष वर्ण में क्या आएगा आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, तीनों रो आ गई, और हा आ गया, यरलव आ गया। ठीक है, और जितने भी स्वर हैं वो सब क्या है आपके सघोष हैं। तो आप इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में मैं अगली वीडियो में इनके कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, जिससे कि आपको मालूम पड़े कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।